नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 110 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 110 का जो संबंध है वो है शहरी स्थानीय शासन से। इस पीडीएफ में जो है वो 10 प्रश्न होंगे और ये 10 के 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक हैं। मेरे हिसाब से इन 10 क्वेश्चनों से बाहर पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो हम चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि शहरीकरण और विकास के मुद्दों और चुनौतियों को उजागर कीजिए। यानी कि जो हमारा शहरीकरण है, आज अर्बनाइजेशन बहुत तेज गति से बढ़ता जा रहा है, गांव से लोग शहरों की ओर प्रवास करते जा रहे हैं। तो ऐसे में शहरों के सामने क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं और विकास के कौन कौन से मुद्दे हैं, हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, शहरीकरण की बात करें तो आज गांव से शहरों की ओर एक बड़े पैमाने पर जनसंख्या का पलायन हो रहा है, प्रवास हो रहा है, क्योंकि लोग बेहतर आजीविका की तलाश में, बेहतर रोजगार की तलाश में, शिक्षा और चिकित्सा की तलाश में शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे विकासशील देश हों, चाहे विकसित देश हों, हर जगह बड़े पैमाने पर जो है जनसंख्या शहरों की बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में शहरों के सामने कई महत्वपूर्ण मुद्दे और चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि सबसे पहली बात है अधोसंरचना की कमी। यानी कि जैसे जैसे शहरों में जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी आती जाएगी। जैसे भाई, शहरों की जनसंख्या जब तेज गति से बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, सड़कों की मांग बढ़ेगी, पुलों की मांग बढ़ेगी, जो पब्लिक सेक्टर का ट्रांसपोर्ट है उसकी मांग बढ़ेगी, वाटर रिसोर्सेज है उसकी मांग बढ़ेगी। और जब मांग बढ़ेगी तो इनकी सेवाओं में कमी हो सकती है। आज आप शहरों में देखो, सड़कों पर भीड़ भाड़ क्यों दिखाई दे रही है आपको? इतने सारे जो पुल हैं, हमेशा सारे ब्लॉक हैं, क्यों हैं? जो ट्रांसपोर्टेशन है हमेशा फुल रहेगा। आप दिल्ली मेट्रो में कभी भी चले जाओ, बसों में चले जाओ, भीड़ ही मिलेगी आपको हमेशा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या शहरों की इतनी तेज गति से बढ़ रही है, यानी कि शहरीकरण इतनी तेज गति से होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जिस तेज गति से शहरीकरण हो रहा है उतनी तेज गति से सुविधाएं नहीं बढ़ रही हैं। इसी वजह से सड़कों, पुलों, सार्वजनिक परिवहन की बात करें तो इनकी कमी हो रही है। और अगर इनकी कमी है तो सिंपल सी बात है, हमारी लाइफ की क्वालिटी भी प्रभावित हो रही है। अधिक जनसंख्या घनत्व की वजह से यातायात जाम और प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। और हम जो सबसे कीमती चीज़ होती है हमारे जीवन की, समय, वो ऐसे ही हमारा बेकार चला जाता है ट्रैफिक में फंस के। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, भाई शहरीकरण के विभिन्न मुद्दे और चुनौतियां बताओ। तो शहरीकरण का पहला मुद्दा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो रही है, अधोसंरचना की कमी है, जिसकी वजह से शहरों में दबाव बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी बात है आवास की चुनौती। शहरों में आवास का मतलब होता है घर। तो शहरों में आवास की जो डिमांड बढ़ती जा रही है, इसे पूरा करना एक चुनौती हो चुकी है। जो कम इनकम वाले परिवार हैं, ये कैसे किफ़ायती आवास ले पाएंगे? इसी वजह से झुग्गियों का विस्तार होता जा रहा है। तो शहरीकरण का जो अगला मुद्दा है, अगली चुनौती, वो आप देखोगे, आप जहाँ पर भी खाली ज़मीन है वहाँ पर झुग्गियों का निर्माण होता जा रहा है। जो सड़कों की चौड़ाई है वो घटती जा रही है, नदियों किनारे लोग बसते जा रहे हैं, जिससे अव्यवस्थित शहरी बस्तियाँ बसती हैं और वहाँ पर जो है बेसिक जो है सुविधाएं वो नहीं होती हैं। तीसरा है शहरीकरण का जो मुद्दा, वो है पर्यावरणीय प्रभाव। आज आप देख रहे हो शहरों में जिस तरीके से बढ़ावा हो रहा है, वैसे वैसे शहरों के जो संसाधन है उस पर दबाव बढ़ रहा है। जिस तरीके से शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है, घर बनते जा रहे हैं, उतना ही वहाँ का एनवायरनमेंट दूषित होता जा रहा है। हरित क्षेत्रों का ह्रास हो रहा है, यानी कि जहाँ पहले पेड़ पौधे होते थे वहाँ घरों का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषित होती जा रही है, जल प्रदूषित होती जा रहा है। और शहरों में सबसे बड़ी समस्या हो गई है कचरे की समस्या। कचरे को बोलते हैं अपशिष्ट। तो आज जो अपशिष्ट की समस्या है, बहुत गंभीर समस्याओं में से एक हो रही है, जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करती है, शहरवासियों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। चौथा है शहरी क्षेत्रों में ना असमानता बहुत ज़्यादा है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक सेवाएं ही नहीं हैं, क्योंकि वो उन सेवाओं का जो खर्चा है वो उठा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से समाज में तनाव और असमानता बढ़ती जा रही है। शहरों में रोजगार के अवसर तो पैदा हुए हैं, लेकिन तेज गति से जो शहरीकरण हो रहा है, इसकी वजह से श्रम और बाजार में संतुलन बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से जिन लोगों के पास स्किल्स नहीं हैं उनके लिए रोजगार के अवसर सीमित हो जा रहे हैं और बेरोजगारी की दर बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि शहर उनके लिए हैं जिनके पास इच्छाएं हैं और कौशल है, यानी कि स्किल्स हैं। जो स्किल्स नहीं है जिनके पास, उन्हें शहर कितना रोजगार देगा, ये बहुत बड़ी चुनौती आज के टाइम की बन चुकी है। छठा क्वेश्चन है हमारा, छठा पॉइंट है हमारा, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव। शहरीकरण में बढ़ती जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की मांग में वृद्धि हो रही है। अब संसाधन कमी है, गरीब परिवारों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लाखों लोगों पर एक एक अस्पताल है। समाधान क्या हो सकता है?
इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए योजनाबद्ध शहरी विकास आवश्यक है। ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जिसमें गरीब अमीर सभी को समावेश हो, किफ़ायती दर पर आवास मिल पाए, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए और अवेयरनेस हो, बुनियादी यानी कि बेसिक जो सर्विसेज हैं वो मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ सरकारों को क्या करना चाहिए, लोकल लेवल पर ही इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए ताकि वहीं पर लोगों को रोजगार मिले, जिसकी वजह से लोग गाँव में शहरों की ओर प्रवास ना करें, बल्कि उनकी जीवन की गुणवत्ता उसी स्तर पर सुधरती जाए। इससे सामाजिक और आर्थिक विकास को बल मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन हमारा ये आता है, देखो इस चैप्टर में पूरा का पूरा जो है अर्बन यानी कि शहरी निकायों के बारे में ही हमें पढ़ना है, क्योंकि किताब का नाम ही है हमारा शहरी स्थानीय शासन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि शहरीकरण और विकास के मुद्दे बताइए भैया, तो शहरीकरण में पहला मुद्दा यह, जिस हिसाब से जिस स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई 2050 तक विश्व की 70% जनसंख्या लगभग नगरों में रह रही होगी। तो जिस हिसाब से जनसंख्या नगरों की बढ़ती जा रही है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो रहा है, आवास घर की चुनौती बन रही है, शुद्ध पेयजल की समस्या हो रही है, इन्वायरमेंट पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, समाज में अमीर गरीब का भेद बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है, और लिखना चाहो तो आप आपराधिक गतिविधियों का बढ़ाव हो रहा है, आपराधिक गतिविधियां शहरों में बहुत तेज गति से बढ़ रही हैं, ये आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शहरी नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि शहरों में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो उनके लिए पॉलिसीज़ भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि शहरों को मैनेज भी तो करना है। तो जो शहरों की नीतियां होती हैं, ये शहरी विकास को संगठित करती हैं, उसे टिकाऊ बनाती हैं और एक अच्छे तरीके से एक नई दिशा देती हैं, ताकि शहरों के लोगों की जीवन की गुणवत्ता बढ़ती जाए, उनका आर्थिक विकास होता जाए और समाज में गतिशीलता बढ़ती रहे। योजना और विकास, शहरी नीतियों का सबसे जो मेन आधार होता है वो ये होता है कि शहरों की योजना बनाई जाए और उस योजना को इम्प्लीमेंट भी अच्छे से किया जाए। ये सुनिश्चित करना होता है कि शहरों का विकास समावेशी हो और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका फायदा मिल सके। जैसे हरित क्षेत्रों का संरक्षण, आवास की योजना, मास्टर प्लान होना चाहिए, भूमि का उपयोग नीतियां शामिल होनी चाहिए। शहरों में आवास की समस्या सबसे गंभीर है, तो इसलिए आवास एक मूलभूत आवश्यकता है, घर एक मूलभूत आवश्यकता है। इसलिए शहरों के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, इसमें किफ़ायती आवास सुनिश्चित की जाती है। इसलिए सरकार झुग्गी पुनर्विकास योजना चलाती है, फ्लैट बनवाती है, वहाँ पर झुग्गी के लोगों को क्या है, उन्हें मुफ्त में वितरित भी करती है। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर आवासीय परियोजनाओं का विकास करते हैं। आवासीय नीतियां आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए मध्यम आय लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देती है। शहरीकरण की अगली समस्या जो थी हमारी परिवहन पॉलिसी थी, तो शहरी नीतियां परिवहन क्षेत्र का विकास करती है। जैसे अभी दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या है कि वो वाली सारी बसें बंद की जा रही हैं जो पेट्रोल डीजल से चलती हैं। इसके अलावा अब तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो परिवहन नीतियाँ होती हैं, ये इसलिए होती हैं ताकि लोगों को कोई असुविधा भी ना हो और पर्यावरण में भी संतुलन बना रहे, यातायात का मैनेजमेंट हो, पैदल यात्रियों के चलने के लिए भी जगह हो, साइकिल वाले लोगों के लिए भी चलने की जगह हो और बड़ी बड़ी गाड़ियों के भी चलने की जगह हो। शहरी नीतियों में पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए ग्रीन बेल्ट बनाई जाती है। सड़कों के आसपास जो है वो बड़े बड़े जो है पेड़ लगाए जाते हैं, गार्डन बनाए जाते हैं और बहुत सख्ती से पर्यावरणीय नीति को लागू किया जाता है। आर्थिक और सामाजिक समावेशन, शहरी नीतियों का उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी है। ऐसे में इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो भी बढ़ना चाहिए ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें, समाज में सेवाएं लगातार बढ़ती रहे और लोग आर्थिक समृद्ध होते रहें। शहरीकरण की जो नीति है वो ये है कि कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो सके, सामुदायिक भागीदारी। तो शहरी नीतियों की बात करें तो शहरी नीतियों में प्रभावित तरीके से जब वो लागू होती हैं, वो जब भी हो सकती है जब समुदाय का सहयोग मिले। क्योंकि सरकार कोई भी पॉलिसी बना रही है, अगर लोग उसे कॉपरेट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या ही फ़ायदा, क्योंकि बिना लोगों के कॉपरेशन के वो नीति ज़मीनी स्तर पर तो लागू नहीं हो सकती ना मेरे भाई। तो संक्षेप में शहरी नीतियां शहर को अधिक रहने योग्य बनाती हैं, समावेशी बनाती हैं, टिकाऊ बनाती हैं। अगर ये नीतियां अच्छे से लागू हो जाएं तो बड़े पैमाने पर लोगों को इसका फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में नगर पालिका का चुनाव कैसे होता है, क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है। तो देखो भाई, भारत में नगर पालिका का जो चुनाव का प्रोसेस है ये 1992 से शुरू हुआ था, जब भारत के संविधान में 74वां संशोधन किया गया था। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें एक चुनाव का ढांचा तैयार किया गया। तो नगर पालिका का जो चुनाव है वो लोकल बॉडीज़ के लिए आयोजित किए जाते हैं, जैसे नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका परिषद के चुनाव सुने होंगे आपने, नगर पंचायत के चुनाव। इस तरीके से नगर पालिका का जो चुनाव का ढांचा है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है। और इन निकायों का जो गठन है वो नगरों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है जो नगर पालिका का चुनाव है उसका प्रोसेस क्या है, तो आप बोलोगे भारत में जो नगर पालिका का चुनाव है ये 1992 के तहत स्थापित किया गया है, 74वें संशोधन के माध्यम से किया गया है।
भारत के संविधान में 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के कार्यों का वर्णन भी किया गया है। चुनाव की बात करें तो नगर पालिका का जो चुनाव है वो नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के रूप में बांटा जाता है, और जिस क्षेत्र की जिस हिसाब की जनसंख्या उस हिसाब से उसे वार्ड बनाया जाता है। हर 5 साल में चुनाव होंगे, ये बात की गई है, और अगर किसी कारण नगर पालिका भंग होती है तो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव करवाया जाएगा। तो नियमित अंतरालों पर चुनाव होंगे हर 5 साल में। निर्वाचन क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र को कई वार्ड्स में बांटा जाएगा। प्रत्येक वार्ड में बहुत सारे लोग चुनाव लड़ेंगे और कोई एक प्रतिनिधि चुना जाएगा जिसे वार्ड पारिषद कहा जाएगा। यह जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार के आधार पर होता है। संविधान के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है कि भाई एससी, एसटीज और महिलाओं के लिए भी वार्ड में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति शहरी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और समाज में न्याय स्थापित हो सके। इसके अलावा मतदान और निर्वाचन प्रक्रिया। मतदाता सूची में शामिल योग्य मतदाता चुनाव में मतदान करते हैं और ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाता है। चुने गए पार्षदों में से ही क्या होता है, नगर निगम के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। ये बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। तो ध्यान रखना भाई, जो पंचायतों के चुनाव करवाते हैं, नगर पालिका के चुनाव करवाते हैं, वो है राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक अलग से संस्था बनाई गई थी जिसका काम था कि वो क्या करे, नगर पालिका के चुनाव करवाए, पंचायतों के चुनाव करवाएं। 18 साल से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति वोट डालने का अधिकार है, और जो भी व्यक्ति 21 साल से ऊपर का हो चुका है वो नगर निगम के चुनाव लड़ सकता है, ये भी ध्यान रहे। तो ये है हमारे जो नगर निकाय हैं उनके चुनाव की प्रक्रिया। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि भारत में नगर पालिका के चुनाव की प्रक्रिया की विशेषताएं बताओ। तो नगर पालिका के चुनाव में क्या है, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के रूप में से बांटा गया है जनसंख्या हिसाब से, और ये कहा गया हर 5 साल में चुनाव होंगे। निर्वाचन क्षेत्र को कई वार्डों में बांट दिया जाता है जनसंख्या के हिसाब से। एससी, एसटी, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है ताकि सामाजिक न्याय हो। ईवीएम का प्रयोग करके निष्पक्ष चुनाव करवाने की कोशिश की जाती है। जो व्यक्ति चुने जाते हैं उनमें से ही किसी एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है इस पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होता है। 18 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं वो सब मतदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में शहरी नियोजन के वर्तमान परिदृश्य का परीक्षण कीजिए। यानी कि भारत में जो शहरों का नियोजन किया जा रहा है उसके हालात वर्तमान में क्या हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो भारत की अगर आप बात करोगे तो भारत में शहरों का नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। शहरों को प्लानिंग से बसाया जा रहा है। तो आज के समय की बात करें और पहले के समय की बात करें तो बहुत तेज़ी से शहरीकरण बदला है, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, पर्यावरणीय समस्याएं भी आई हैं। तो ऐसे में शहरी नियोजन का जो वर्तमान परिदृश्य है वो बदल चुका है। तो आज भारत की बात करोगे तो भारत में तेज गति से शहरीकरण हो रहा है। यूएनओ के अनुमान के हिसाब से 2030 तक भारत की कुल जनसंख्या लगभग 40% नगरों में रहेगी। अब ऐसे में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, किफ़ायती आवास, परिवहन सेवाएं जैसी चुनौतियां आएंगी। इसीलिए सरकार ने क्या करा है, 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया है, जो कि शहरी नियोजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस मिशन के तहत 100 शहरों को चुना गया है जिन्हें स्मार्ट बनाया जाएगा, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी, जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, आर्थिक विकास किया जाएगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की भूमिका। तो देखो, हमारा जो आवास और शहरी मंत्रालय है वो क्या कर रहा है, गरीबी खत्म करने के लिए काम कर रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी चलाई गई है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जैसी जो योजनाएं हैं ये सस्ते दर पर आवास प्रदान कर रही हैं। शहरी नियोजन में पर्यावरणीय सततता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। आज जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जल बचाने की बात की जा रही है, कूड़े कचरे के मैनेजमेंट की बात की जा रही है, हरित क्षेत्रों का संरक्षण किया जा रहा है। लगातार टेक्नोलॉजी भविष्य के शहरों के लिए टेक्नोलॉजी की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग डाटा इकट्ठा करने के लिए, शहरी सेवाओं का मैनेज करने के लिए, नागरिकों की भागीदारी बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। जीआईएस, रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। तो शहरी नियोजन में समाज को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिले, इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। गरीब और वंचित वर्गों का भी कल्याण हो, इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो इन पहलों के माध्यम से भारत का जो शहरी नियोजन है वो भविष्य की ज़रूरतों को समझकर योजनाएं बना रहा है। हालांकि चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन सरकार और स्टेक होल्डर्स मिलकर एक संतुलित शहरी विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। आशा करता हूं कि सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यहाँ से अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कहता है कि शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व के स्रोतों तथा संसाधन के जुटाव के माध्यमों की चर्चा कीजिए। यानी कि जो शहरी स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम है, नगर पालिका हैं,
नगर परिषद हैं, ये सब टैक्स कहाँ कहाँ से इन्हें मिलता है, ये अपने लिए संसाधन कैसे जुड़ाते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है, मान के चलो ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन। तो जितने भी हमारे शहरी स्थानीय निकाय हैं, इनके लिए प्रभावी वित्तीय प्रबंधन किया गया है और ये अलग अलग तरीके से टैक्स प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि इसका वर्णन इस प्रकार से है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे शहरी निकाय होते हैं, इन्हें संपत्ति कर मिलता है। ये सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी इनके राजस्व का स्रोत है, जिसके माध्यम से इनकी इनकम होती है। इसके अलावा पानी पर, सीवेज पर और कचरा प्रबंधन सेवाओं के लिए भी शुल्क लिया जाता है। सिनेमा, मनोरंजन पार्क और अन्य सुविधाओं पर भी टैक्स लगाया जाता है, जिससे इनकी इनकम होती है। और स्थानीय स्तर पर जो बिक्री होती है, सेवाएं होती हैं, मेले वगैरह लगते हैं, उनसे भी इन्हें इनकम होती है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो हमारे शहरी निकाय हैं, इन्हें कहाँ कहाँ से राजस्व मिलता है। राजस्व मतलब होता है टैक्स। तो इन्हें जो राजस्व मिलता है, संपत्ति कर मिलता है, पानी, सीवेज, कचरा प्रबंधन के लिए जो सेवाओं पर शुल्क लगाया जाता है वो शुल्क मिलता है, सिनेमा, मनोरंजन पार्क और अन्य सुविधाओं पर जो कर लगाया जाता है वो टैक्स भी इन्हें मिलता है, स्थानीय स्तर पर जो बिक्री होती है, सेवाएं होती हैं, उन पर भी टैक्स लगाया जाता है, वो भी इन्हें मिलता है। ये तो बात होगी टैक्स की। अब गैर कर राजस्व क्या क्या मिलता है इन्हें, तो देखो, विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, निर्माण कार्यों के लिए शुल्क लिया जाता है। जैसे घर बनवाओगे आप तो एमसीडी से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। तो इस प्रकार के जो लाइसेंस लिए जाते हैं, परमिट शुल्क लिए जाते हैं, पट्टा शुल्क लिए जाते हैं, बाजार शुल्क लिए जाते हैं, कि आप जैसे कहीं पर भी किसी क्षेत्र में दुकान लगाना चाह रहे हो तो एमसीडी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके लिए शुल्क देना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी जो क्या है, अलग अलग नगर निगम अपनी आय प्राप्त करते हैं। अनुदान और सहायता, राज्य सरकार से बजट से पैसा मिलता है। केंद्र सरकार भी अलग अलग स्कीमों के माध्यम से पैसा देती हैं, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन जैसी केंद्रीय योजनाओं से भी इन्हें फाइनेंशियली हेल्प मिलती है। इसके अलावा उधार भी ले सकते हैं ये, केंद्र सरकार, राज्य सरकार बैंकों से उधार ले सकते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर मिलकर अलग अलग निगम क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी निधि मिलती है, जैसे विश्व बैंक किसी क्षेत्र के विकास के लिए ऋण दे सकता है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो वित्तीय सहायता देती हैं। तो इस प्रकार से जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, इनके लिए अलग अलग जगह से पैसा आता है, इनके लिए राजस्व के अलग अलग सोर्स हैं, जिसके माध्यम से अपने संसाधन जुटाते हैं और शहरी विकास को बढ़ावा देते हैं। मैं आशा करता हूँ इन पांचों क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली कर दोगे। टोटल इस पीडीएफ में 10 क्वेश्चन है, अगले 5 क्वेश्चनों की चर्चा वीडियो के भाग 2 में की जाएगी।